हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक मेंटरिंग। इससे पहले हमने 6 जून तक करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे। आज के सेशन में हम 7th, 8th एंड 9th जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो आपका इन्फ्लेशन का होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या होती है आपकी, रेपो रेट क्या होता है, एकोमोडेटिव, हॉकिश स्टांसेस, ये सब क्या होता है। सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट जो है हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन डिस्कस करेंगे। देन डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव है हमारा, ब्रिक्स है हमारा, ईपीआई, फिर बहुत सारे परफॉर्मेंस इंडेक्सेस हैं हमारे, जैसे ईपीआई हो गया, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स हो गया, फूड सेफ्टी इंडेक्स हो गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन हम क्वेश्चन ऑफ द डे एंड वोकैब ऑफ द डे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है वो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली रिजर्व बैंक ने अपने बाय मंथली रिव्यू में जो है रेपो रेट को हाइक कर दिया है बाय अनदर 50 बेसिस पॉइंट्स टू 4.90%। ठीक है, और उसने अपनी जो है एकोमोडेटिव पॉलिसी को उसको भी विड्रॉ कर दिया। अब ये एकोमोडेटिव पॉलिसी क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, ये सब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिफोर एनीथिंग, व्हाट इज़ इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन होता है जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी। सपोज कि एक गुड का प्राइस अभी 10 रुपीज़ है, ठीक है, लेटर ऑन वो बढ़ के 11 रुपीज़ हो गया, तो हम बोलेंगे भाई इन्फ्लेशन हो गया है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन जो है वो आपकी दो तरह की होती है। एक होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन हुई, डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन हमारी इंक्रीज़ हुई। दूसरी होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से जो है वो आपकी इन्फ्लेशन हो रही है। हम इस सेशन में हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए सपोज कि एक वेंडर है, ठीक है, उसके पास 5 केजी जो हैं वो क्या हैं, पोटैटोज़ हैं। ठीक है, आलू उसके पास हैं 5 केजीज़। ठीक है, कुछ लोग जो है वो उसके पास जो है वो पोटैटोज़ लेने आए। ठीक है, अब क्या है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी पोटैटोज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी लोगों को ये 5 किलो चाहिए, लेकिन सप्लाई तो उतनी है, मतलब सप्लाई में है वो सिर्फ 5 केजी, 5 से 6 केजी नहीं हो सकते, वो सिर्फ 5 केजी हैं, लेकिन लेने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो अब जो वेंडर है वो बोलेगा अरे मैं इनको 30 रुपये में दूंगा, ये तब भी ले लेंगे, मैं इनको 60 रुपये में दूंगा तब भी ले लेंगे। तो वो क्या करता है, 30 रुपये से अपना प्राइस जो है वो 60 रुपीज़ इंक्रीज़ कर देता है। वो क्यों इंक्रीज़ करता है, क्योंकि उसको पता है इन लोगों ने लेना तो है ही। ठीक है, अगर मैं प्राइस इंक्रीज़ कर दूंगा तो वो तब भी ले लेंगे, तो उसने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया। तो ये जो इन्फ्लेशन है हमारी, ये हो गई आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, की डिमांड की वजह से जो है वो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई। अब जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या करेगा, इसको ओवरकम करने के लिए जो यहाँ पे लोगों के पास जो पैसा था, ठीक है, जो कैश इन हैंड था, उसको वो कम करेगा। वो कैसे कम करेगा, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि सपोज ये आपका बैंक है। ठीक है, बैंक अगर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, अगर वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे अपना पैसा। जब लोग यहाँ पे, क्योंकि उनको उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, तो जब लोग यहाँ पे आके डिपॉजिट करना शुरू कर देंगे तो कैश इन हैंड जो है वो आपका कम हो जाएगा। जब उनके पास कैश कम हो गया तो कहीं ना कहीं इसकी डिमांड भी कम हो गई कि अब उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो 60 रुपये में भी ले लेंगे, तो जो वेंडर है उसको वापस जो है वो 30 रुपये में जो है वो बेचना पड़ेगा। ठीक है, 30 रुपये में आलू उसको बेचने पड़ेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने इन्फ्लेशन को कर्ब किया। तो ये एक तरीका होता है। ठीक है, और बहुत तरीके होते हैं इन्फ्लेशन को कर्ब करने के। इस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं, इस पॉलिसी को हम बोलते हैं टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, और ऐसे स्टांसेस को हम हॉकिश स्टांस बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको ये समझ आया, मतलब ये मैंने जनरल ओवरव्यू दिया कि इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है। डिमांड जो है वो आपकी इंक्रीज़ कर गई, उसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया। डिमांड इंक्रीज़ कर गई तो उसने 30 रुपये से 60 रुपये कर दिया। तो आरबीआई ने किया, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो लोगों ने पैसा ज़्यादा डिपॉजिट करवाना शुरू कर दिया, तो उनके पास कैश इन हैंड कम हो गया। जब कैश इन हैंड कम हो गया तो इन्फ्लेशन जो है वो आपकी जो है अंडर कंट्रोल आ गई। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आया तो मैं वैसे भी इन्फ्लेशन पे एक डिफरेंट सेशन बनाने का सोच रही थी। अगर आप चाहते हो कि उसमें मैं सब कुछ, एक्चुअली इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, डिसइन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, रीफ्लेशन हो गया। तो ये सारे टाइप्स जो हैं अलॉन्ग विद ऑल दी स्टांसेस, ये बहुत रेलिवेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। सो इफ़ यू वांट मैं इस पर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन करके बताएं। तो ये मैंने आपको बता दिया इन्फ्लेशन। अब मैं अगर बात करूँ रेपो रेट क्या होता है। देखिए, रेपो रेट क्या होता है, ये सपोज ये है आपका बैंक, कोई भी बैंक हो गया, सपोज जेएंडके बैंक ले लो, ये हो गया आपका आरबीआई। ठीक है, जिस रेट पे आरबीआई जो है वो बैंक को लेंड कर रहा है, सपोज ये उसको 1 लाख लेंड कर रहा है 6% पे। ठीक है, अगर 1 लाख 6% पे इसको लोन दे रहा है, उस रेट को आप रेपो रेट जो है उसको आप रेपो रेट बोलते हो। अब अगर वो अपना रेपो रेट बढ़ा देगा तो क्या होगा, क्या बैंक उससे पैसा लेगा, मतलब अगर वो रेपो रेट बढ़ा देगा तो प्रोबेबिलिटी कि बैंक उससे पैसा लेगा वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जब कम हो जाएगी तो मतलब बैंक जो है वो आगे भी जो है वो लोन नहीं देगा। ये पूरी एक सर्कल जो है वो चलता है। ठीक है, तो रेपो रेट हमारा क्या हो गया, रेट एट विच अ नेशन
सेंट्रल बैंक गिव्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स जब आपकी कैश शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। वो इसको क्यों यूज़ करते हैं रेपो रेट को? इन्फ्लेशन को लिमिट करने के लिए, ठीक है। तो एक जनरल व्यू आपने इन्फ्लेशन का समझ लिया कि इन्फ्लेशन हमारा होता क्या है। अब इसमें डिफरेंट स्टैंसेस होते हैं बेस्ड ऑन ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन, कि आप किस पे ध्यान देना चाहते हैं, आप ग्रोथ पे ध्यान देना चाहते हैं या आप इन्फ्लेशन पे ध्यान देना चाहते हैं। जो पहला हमारा स्टैंस है इसमें वो है एकोमोडेटिव। जब हम बोलते हैं कि आरबीआई ने एकोमोडेटिव स्टैंस अडॉप्ट किया, उसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि जो आरबीआई है वो ग्रोथ पे ध्यान देगा, मतलब कि वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट्स को कट करेगा। उसका क्या मतलब हुआ कि आरबीआई जो होगा वो इंटरेस्ट रेट को कट करेगा और रेट हाइक तो बिल्कुल रूल्ड आउट हो जाएगा। तो आरबीआई जो है, जब कोविड-19 क्राइसिस चल रहा था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो रिसेशन में जा रही थी, उस टाइम पे हमने एकोमोडेटिव स्टैंस जो है वो अपनाया था कि हमें उस टाइम पे इन्फ्लेशन से मतलब नहीं था, क्योंकि इन्फ्लेशन वैसे भी लो थी आपकी। हमें मतलब था कि हम ग्रोथ पे ध्यान दें, ठीक है, कि लोग जो है वो ज़्यादा स्पेंड करें, उनकी स्पेंडिंग जो पावर है वो आप इंक्रीज़ करें। तब हमने अकोमोडेटिव स्टैंस लिया। तो अकोमोडेटिव स्टैंस में क्या करते हैं, हम जो है इंटरेस्ट रेट्स को कट करते हैं। हमने पीछे देखा कि अगर आप इंटरेस्ट रेट्स को कट करोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स को जब आप कट करोगे तो लोग तो बैंक में, मतलब आप सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि लोग तो पैसा जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे नहीं। तो जब बैंक पे डिपॉजिट नहीं करवाएंगे मतलब कैश इन हैंड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। वो जब ज़्यादा खरीदेंगे तो इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो उसको सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा एकोमोडेटिव स्टैंस। न्यूट्रल होता है कि जिसमें आप किसी भी साइड जा सकते हैं। आप जो है पॉलिसी रेट इंक्रीज भी कर सकते हैं, आप पॉलिसी रेट डिक्रीज भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन कि आपको किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, आपको ग्रोथ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो बैंक कैन ईदर कट रेट और इंक्रीज रेट, ये हो गया आपका न्यूट्रल। हॉकिश क्या होता है? हॉकिश में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है उसकी टॉप प्रायोरिटी होती है कि इन्फ्लेशन को जो है वो कम रखना है। इसमें ग्रोथ में ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं होती, ग्रोथ की प्रायोरिटी नहीं होती, इसमें इन्फ्लेशन लो रखने की प्रायोरिटी होती है। इसमें क्या होता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देते हैं। तो जो हमने स्टार्टिंग में समझाया कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या हुआ, आपका टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, मतलब कि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो गया, ठीक है। टू कर्ब मनी सप्लाई एंड दस रिड्यूस दी डिमांड, तो ये हमारा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को सिग्निफाई करता है। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग क्या होता है? देखिए ये भी हॉकिश जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हर मीटिंग में ही जो आरबीआई है वो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा देगा इसमें, लेकिन ओवरऑल जो पॉलिसी रेट रहेगा ना, ओवरऑल जो है वो टिल्टेड रहेगा टुवर्ड्स अ रेट हाइक। इसमें कम करने की संभावना नहीं है, इसमें आप बढ़ाओगे ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मीटिंग में वो बढ़ा दे, ठीक है। अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इस पर सेपरेट सेशन बना दूंगी। सेकेंड हमारा जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन। ना ये चीज़ जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि टाइम एंड अगेन क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन, ठीक है। तो आफ्टर यूएन जो है हमारी यही सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया, ये स्टेट पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आपके एसएससी के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कितने मेंबर्स हैं भाई? इसमें 57 मेंबर्स हैं आपके, ठीक है। ये बेसिकली कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड रिप्रेजेंट करती है। हेडक्वार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेदा सऊदी अरेबिया में जो है वो आपका, ये है सऊदी अरेबिया आपका, ये है अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पे आपका जो है जो जेदा है आपका, इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसकी ये पहली कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस जो है इसकी मोरक्को में हुई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखें। तीसरा कि हमारा एक डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। एंड जो स्किल डेवलप एक्चुअली जो धर्मेंद्र प्रधान है वो आपके एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली आप क्या करोगे, किसी को स्किल करना है, किसी को रीस्किल करना है, किसी को अपस्किल करना है, ठीक है। एक जिसको स्किल करना है कि जिसको अभी तक पता नहीं है कि काम कैसे करना है, उसको काम आप सिखाओगे। रीस्किल करना है कि उसको उसके काम को आप जो है और अच्छे से उसको समझाओगे। अपस्किल करना है जैसे किसी को मैनुअल काम आता है लेकिन उसको कंप्यूटर पे काम नहीं आता, तो आप उसको कंप्यूटर पे काम सिखाओगे, ठीक है। और ये किसके लिए? फ्रॉम क्लास 7 टू ग्रेजुएशन, उनको आप ये डिजिटल स्किलिंग इनिशिएटिव प्रोवाइड करोगे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है कि इट इज़ दी फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन ऑन अ नेशनल स्केल बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एफिलिएटेड एनएसटीसीज एंड स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड एआईसीटी। तो ये पहला ऐसा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हुई है। इसमें हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसमें जो ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो किसकी है? चाइना की है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भाई ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स हमारा क्या है? बी से हो गया ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका।
पहले सिर्फ ब्रिक था, एस जो है हमारा वो 2010 में ऐड किया गया है। अब ये क्वेश्चन रिसेंटली JKAS प्रीलिम्स 2021, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने ये कॉइन की थी टर्म ब्रिक। तो ये की थी जिम ओ'नील ने, ठीक है, गोल्डमैन सैच के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये रूपा पुरुषोत्तमन ने इन्होंने जो है वो कॉइन की थी। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ये जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है शंघाई में है ये है। इसमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड सेकंड आपका कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर आप बात करो तो इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। ये बेसिकली कब सेटअप किया गया था, देखो 4th ब्रिक्स समिट में बात की गई थी न्यू दिल्ली में 2012 में कि हम ये सेटअप करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये सेटअप किया गया था 6th ब्रिक्स समिट इन फोर्टलेजा ब्राज़ील में 2014 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन सी डिक्लेरेशन से जो है सेटअप किया गया था। ये फोर्टलेजा डिक्लेरेशन से 6th ब्रिक्स समिट में ये सेटअप किया गया था, ठीक है। उन्होंने जो है ये जो है मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया था। बेसिकली ये क्या करता है कि कॉपरेशन स्ट्रेंथन करता है ब्रिक्स में एंड सप्लीमेंट करता है जितने भी आपकी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो उसको ये सप्लीमेंट करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट के बारे में, तो जो कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है वो भी आपकी फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। ब्रिक्स नेशन ने साइन किया ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट इन 2014 एज पार्ट ऑफ फोर्टलेजा डिक्लेरेशन। ये काम क्या करता है, कंटिजेंसी का नाम मतलब ही कंटिजेंसी का मतलब ही इमरजेंसी होता है, तो मतलब शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट देता है अपने मेंबर्स को थ्रू करेंसी स्वैप्स। करेंसी स्वैप क्या होता है, देखिए करेंसी स्वैप हमारा क्या होता है कि एक करेंसी से दूसरे करेंसी में आप चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि सपोज कंट्रीज A हैं और कंट्री B है। कंट्री A ने B को लोन दिया डॉलर्स में, B जब इसको रिटर्न करेगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट वो किस में करेगा, अपनी करेंसी में जो है इसको रिटर्न करेगा। तो एक ईज हो जाती है, ठीक है, बेनिफिट हो जाता है कि आपको आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं रहता। तो वो आपका जो है दैट इज़ आपका करेंसी स्वैप। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैंने इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है आपकी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड यूजुअली 1 ईयर, ठीक है। तो ये होती है आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये सारी टर्म्स जो है ये इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इनकी होती है, इसलिए मैंने ये सब इसमें इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इसको रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलॉन्ग विद आपका येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलॉन्ग विद येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। एक बायएनुअल इंडेक्स है हमारा, कब स्टार्ट हुआ था 2002 में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंडेक्स आज, क्योंकि इंडिया का सबसे कम रैंक इसमें आया, 180 कंट्रीज में से 180th रैंक जो है वो इंडिया का आया है, ठीक है। बाकी सब कंट्रीज़ का ऊपर है, इंडिया का लास्ट रैंक आया है। तो ये जो इंडेक्स होता है ये क्या आपको क्या बताता है, ये इंडिकेट करता है कि कौन सी कंट्रीज बेस्ट एड्रेस कर रही हैं एनवायरमेंटल चैलेंजेस को। सो इसलिए ये जो है हमारा न्यूज़ में है, 40 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट को 7.5% कट कर दिया है। तो अब जो है क्या फोरकास्ट किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 23 तक GDP ग्रोथ हमारी 7.5% होगी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं सिर्फ वर्ल्ड बैंक के लिए नहीं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने IMF ने क्या प्रिडिक्ट किया है, वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रिडिक्ट किया है, RBI ने क्या प्रिडिक्ट किया है। वर्ल्ड बैंक का तो मैंने आपको बता दिया 7.5% प्रिडिक्ट किया है। आप नीचे कमेंट में बताएं कि IMF ने कितना जो है GDP प्रिडिक्ट किया है एंड RBI ने जो है वो कितना GDP प्रिडिक्ट किया है, ठीक है जी। चलें, और ये पूछा जाता है इसलिए मैंने इंक्लूड किया गया, और ये दूसरी बार है जब वर्ल्ड बैंक ने इस साल जो है इसको कट किया है। नेक्स्ट है हमारा फूड सेफ्टी इंडेक्स, जो हमारा कौन रिलीज़ करता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये 4th हमारा स्टेट फूड इंडेक्स है। इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रही है वो आपकी तमिलनाडु रही है, तमिलनाडु ने टॉप किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गुजरात एंड महाराष्ट्र। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स अमंग स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो गोवा ने टॉप किया है, फॉलोड बाय मणिपुर एंड सिक्किम। बेस्ट परफॉर्मिंग यूटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अमंग द यूटीज़ जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़ उन्होंने 1st, 2nd एंड 3rd रैंक सिक्योर की है। अगर मैं बात करूं, देखो फसाई जो है ना हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नाम सुन के आप लिखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता होगा, नहीं। देखो फूड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं वो हमारा हेल्थ से रिलेटेड होता है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर। सो ये ध्यान में रखें आप। एंड ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2011 में जो फसाए है, एंड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी
देखें अब ये अच्छी, दिस इज़ अ गुड न्यूज़। जो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वाली थी दैट वाज नॉट अ गुड न्यूज़। ये गुड न्यूज़ है क्योंकि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में हमारी जो यूनिवर्सिटी 41 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया से जो हैं वो उन्होंने जो है इसमें अपनी रैंक हासिल की है। और इसमें जो सबसे पहले रैंक पे आई है आउट ऑफ इंडियन कंट्री, इंडियन यूनिवर्सिटीज़, IISc बेंगलोर हमारी जो है वो टॉप में आई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु हैज़ मूव्ड अप 31 प्लेसेस सिंस लास्ट ईयर टू सिक्योर द फर्स्ट स्पॉट अमंग द इंडियन इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद हमारी IIT बॉम्बे आ रही है एंड देन हमारी IIT दिल्ली आ रही है। ठीक है जी। और ये क्या है हमारा QS क्या है, ये हमारा UK बेस्ड थिंक टैंक है। चलें नेक्स्ट हमारे आते हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़। हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला है हमारा सेवेरोडोनेट्स्क सिटी किससे रिलेटेड है, तो ये जो सिटी ये है ये हमारी यूक्रेन से रिलेटेड है। यूक्रेन रशिया क्राइसिस जो चल रहा है और रशिया ने इस पर जो है इस पर कब्जा कर लिया है, तो इसलिए ये हमारी न्यूज़ में है। रिसेंटली अफ्रीकन चीताज आर गेटिंग ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया इन विच प्रोटेक्टेड एरिया, तो वो हमारे जो हैं वो कूनो नेशनल पार्क में जो कि मध्य प्रदेश है उसमें जो है ये रेलोकेट होंगे। अब हमारे जो ये चीताज हैं 1952 में जो है ये एक्सटिंक्ट हो गए थे, जो हमारे एशियन चीताज थे यहाँ पे इंडिया में जो है ये एक्सटिंक्ट हो चुके थे। एंड जो है ये जब आप इनकी बात करते हो तो दीज आर द ओनली लार्ज कार्निवोर जो एक्सटिंक्ट हुए हैं कंट्री में अभी तक। ठीक है, तो जब ट्रांसलोकेशन की बात आई तो 6 साइट्स की बात की गई थी। वो 6 साइट्स हमारी कौन सी थी, देखें एक थी हमारी मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, अगर आपने मेरा नेशनल पार्क्स वाला सेशन देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि आप कैसे याद रख सकते हैं। मुकुंदरा मुकुट से याद रखो, मुकुट जो है वो राजा डालते हैं, तो मुकुंदरा से आपका राजस्थान जो है वो आप याद रख सकते हैं। दूसरा आपका आता है शेरगढ़, शेरगढ़ भी जो है वो आपका राजस्थान में है। तीसरा मध्य प्रदेश की काफ़ी साइट्स थी जिसमें हमारी नौरादेही एंड कूनो जो थी वो कंटेंडर्स थे। इसके अलावा भी जो है वो माधव नेशनल पार्क की बात हुई थी। ठीक है, आपकी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हुई थी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, लेकिन इनमें से जो है वो कूनो को चूज़ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फसाई कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। तो मैंने ऊपर बताया कि फूड सेफ्टी इंडेक्स हमारा किसके फूड सेफ्टी हमारा किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो वो हेल्थ के अंडर आता है, नहीं कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर नहीं आता है, वो हेल्थ के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारा NDB किस डिक्लेरेशन से फॉर्म हुआ था, तो NDB हमारा फोर्टलेजर डिक्लेरेशन जो कि ब्राज़ील में है उससे फॉर्म हुआ था 2014 में। और जो CRA है कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट है वो भी इसी से फॉर्म हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है ब्रिक्स एंड NDB के साथ, शाबाश बताओ, शंघाई में। नेक्स्ट है इंडिया ने रिसेंटली म्यूचुअल लॉजिस्टिक अग्रीमेंट किसके साथ साइन की है, वो साइन की है हमने वियतनाम के साथ। पहले भी हमने बहुत कंट्रीज के साथ साइन की हुई है, अभी प्रेजेंटली हमने वियतनाम के साथ जो है वो साइन की है। लॉजिस्टिक की जब मैं बात करूँ तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं जो एक्सेस टू मिलिट्री फैसिलिटीज़ उसको जो है वो फैसिलिटेट करती हैं और फ्यूल को एक्सचेंज कर पाओ आपकी, अगर आपकी शिप कहीं रुके तो आप उसको फ्यूल को एक्सचेंज कर पाओ, उसके लिए होती है। खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे है, तो भाई एक हमारा JNK में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। विच इज़ द लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर UN, आई नो ये आप सबको पता होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी है। अभी हमने बताया OIC। अब आते हैं वो कैब ऑफ द डे में। फर्स्ट वर्ड है हमारा अप्रोबियम। सी अगर मैं बोलूँ द कपल सीम रिलैक्स्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पब्लिक अप्रोबियम, मतलब पब्लिक क्रिटिसिज्म या पब्लिक जो है हार्श क्रिटिसिज्म से जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कि वो आराम से बैठे हुए थे, दैट इज़ अप्रोबियम। नेक्स्ट इज टेमरिटी। टेमरिटी अगर मैं बोलूँ ही हैड द टेमरिटी टू आस्क फॉर हायर वेजेस आफ्टर ओनली अ डेज वर्क, मतलब एक दिन के काम में उसमें इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने जो है वेज हाइक जो है वो मांगी। तो मतलब एक्सेसिव कॉन्फिडेंस या बोलनेस, और इससे एक और वर्ड आप सीख सकते हैं कि ऑडेसिटी भी यही होता है, टेमेरिटी होता है। ठीक है, देन इज स्ट्रैंगुलेशन, मतलब कि आपका जैसे वेसल्स है ना वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, जैसे आई कांट हेल्प बट फील द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ स्ट्रैंगुलेशन विद हाउ टाइट दिस टाइज अराउंड माई नेक, मतलब एक कंडीशन जिसमें ब्लड सप्लाई जो है टू अ पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो कम हो जाता है या कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। देखिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF जो है वो आपको टेलीग्राम लिंक में मिलेगी, नीचे आपका टेलीग्राम लिंक दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मैं वही करंट अफेयर्स में वही इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा बताती हूँ जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट्स से जो नोट्स डाउनलोड करके आप उससे आप रिवाइज कर सकते हैं वीकली, नहीं तो आप जो है खुद भी जो है हैंडमेड नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इन टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड नीचे कमेंट करके बताएं अगर आपको इन्फ्लेशन पे अलग वीडियो चाहिए तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।